दादो भी घर में सर पकड़ कर बैठ गए और जायान कुर्सी उठाता पोर्च में रखते लाइव ये नज़ारे कर रहा था। जब हानम गेट से अंदर आई, उसे आज ही दादो ने सुबह कॉल करके भरपूर इसरार पर बुलाया था, जबकि उसके दिल में एक ये खौफ था कि कहीं वो कंची आंखों वाला जल्लाद घर पर ना हो, क्योंकि ये एक जहरीला इंकशाफ था उसके लिए कि इतने स्वीट लोगों के घर में एक वो जल्लाद भी रहता है। इसलिए वो बहुत टेंशन में थी। अगर उसने हानम को घर में देख वावेला मचा दिया तो क्या करेगी, इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन दादो ने इतना इसरार किया कि वो उन्हें मना नहीं कर सकी। अब हानम मेन गेट से घर के अंदर कदम रख ही रही थी कि सामने उसे जायान बैठा नजर आया, जो हाथ में सेब पकड़े दाएं तरफ पुरशोक नज़रों से देख रहा था। उसे मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुराई और दाएं तरफ जैसे ही मुंह मोड़ा तो वो शॉक्ड रह गई। उसे फिलहाल सिर्फ जावियार का चेहरा नजर आया था, जो किसी को उंगली उठाकर वार्न कर रहा था, जबकि सामने वाले के हाथ में क्रिकेट बैट था। लेकिन जावियार को ऐसे देख तो उसे गश पड़ने लगा। वो खड़ूस इंसान जो ऑफिस में जल्लाद बना घूमता हो और अपने आप को बादशाह समझता है, वो यहाँ किसी से बच बच कर भाग रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी। जावियार सर, उसके आवाज़ पर दोनों वजूद थमे। जावियार तो हानम को देखकर आंखें फाड़ता मुठ्ठियां भींच गया। वो लड़की उसके घर में क्या कर रही थी, और ऊपर से इस हाल में देख लिया था। उसकी तो इमेज ही ख़राब हो गई थी। ये सोचकर जावियार के दिमाग में शॉर्ट सर्किट्स लगने लगे थे। जबकि जायान भी हानिम को देख चेयर से खड़ा हुआ। हानिम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए अलमीर के पीछे आ खड़ी हुई, जबकि हानम की उसकी तरफ पुश थी। हानम यही सोच रही थी कि ये कौन हो सकता है। यारम तो होने से रहा कि ऐसी हरकतें उसकी पर्सनालिटी को जेब नहीं देती, तो फिर ये कौन था जो जावियार से इतना फ्री था। वो माथे पर बल डाले उस इंसान को देखने की कोशिश कर रही थी, जबकि जावियार उसकी जुर्रत देख रहा था। वो कुछ बोलता कि अलमीर हानम की तरफ पलटा और हानम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। उसका मुंह खुला हुआ था, जबकि चेहरे पर घबराहट के तासुरात। ये तो बिल्कुल जावियार जैसा था। क्या उसे सबकी शक्ल में ये जल्लाद नजर आ रहा था, या ये कोई भूत था? ये सारी सोचें उसके दिमाग को बंद कर गईं। ये हानम के मुंह में अल्फाज नहीं थे। वो उंगली उठाकर कभी अलमीर की तरफ करती तो कभी जायान की तरफ। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, जबकि हानम को तो ये भूत प्रेत लग रहा था। दादो! वो इतनी जोर से चीखी और फिर वहीं से अलमीर के कदमों में गिर गई। जावियार ने खौफ से आंखें घुमाई। सिली गर्ल! जबकि अलमीर तो उस अजूबा को आंखें छोटी किए देख रहा था। वो कभी जावियार को देखता, कभी नीचे पड़ी हानम को। ये क्या था भाई? अलमीर ने भवें उचकाते सवाल किया तो जावियार ने माथे पर बल डाले नफ़ी में सर हिलाया। जायान भागा हुआ अंदर जाकर दादो को लेकर आया, जबकि वो घबरा गई थी हानम को ऐसे नीचे पड़ा देख। जावियार खामोशी से हाथ बांधे खड़ा उसके वजूद को घूर रहा था, और अलमीर एक हाथ जावियार के कंधे पर रखे अपना एक पैर दूसरे पैर पर फोल्ड किए खड़ा जावियार के आसरे खड़ा था। वो भी हानम को ये अजीब तरीके से घूर रहा था। तुम दोनों बेहिस हो, नज़र नहीं आ रहा बच्ची नीचे बेहोश पड़ी है? दादो करीब आती झुकते हानम को उठाने लगी, जबकि अलमीर ने नासमझी से दादो को देखा। हम भी यहाँ खड़े यही सोच रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बच्ची बेहोश हुई क्यों है। क्या हम इतने बदसूरत हैं भाई? अलमीर से पहले दादो और आखिर में जावियार की तरफ पलटते उसने ताज्जुब से पूछा, तो जावियार ने खौफ से अपना कंधा झटका। ये हमारे घर में क्या कर रही है दादो? जावियार ने चिड़चिड़ाहट से पूछा, तो दादो ने सर उठाकर देखा। क्या मतलब है क्या कर रही है? मैंने बुलाया था इसे घर में, मेरा दिल कर रहा था इसे मिलने का, लेकिन इसे हुआ क्या है? ये बेहोश कैसे हुई? दादो ने झुंझलाहट से पूछा और उसे उठाने में मदद देने लगी। जब सकीना भी भागी हुई आई और एक तरफ से उसे सहारा देकर अंदर ले जाने लगी। जब जावियार गुस्से से, अलबत्ता अलमीर ताज्जुब से माथे पर बल डाले उसके पीछे पीछे अंदर गए थे। उसकी आंख खुली तो वो एक आलीशान कमरे में लेटी थी। नर्म नर्म गद्दा था। उसने आंखें मीचते फिर से खोली। क्या वो कोई ख्वाब देख रही थी? उसे कुछ समझ ना आया, लेकिन जैसे ही दाएं तरफ चेहरा मोड़ा तो दादो और जायान खड़े थे। कैसी हो बेटा, अब कैसा महसूस हो रहा है? दादो ने परेशानी से पूछा, तो हानम को सब याद आया। आंखें फाड़े पूरे कमरे में चेहरा घुमाकर देखा और जल्दी से उठ बैठी। दादो, इस घर में भूत है। हानम ने दादो का हाथ थामे आहिस्ता से कहा, तो दादो ने परेशानी से उसे देखा। कैसी बातें कर रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। दादो की बात पर जायान भी परेशानी से आगे बढ़ा। दादो, आप जायान से पूछें, इसने भी देखा था, है ना जायान? जायान ने आंखें मीची। वो समझ गया था कि क्या कहानी है। जब अलमीर और जावियार ने एक साथ कमरे में कदम रखा, अलमीर वाइट शर्ट ब्लैक ट्राउज़र पहने हुए था, जबकि जावियार ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउज़र में दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे, एक से बढ़कर एक। लेकिन उन्हें एक साथ फिर से देखकर हानम चिल्लाई थी। देखें देखें दादो, आपको ये दो जल्लाद नज़र आ रहे हैं? मुझे नज़र आ रहे हैं दादो, हानम कहती जल्दी से दादो के गले लग गई, जबकि आंखें मीच ली थी। दादो ने उसकी बात नासमझी से सुनी, फिर अलमीर और जावियार को देखा।
कौन जल्लाद बेटा? दादू ने माथे पर बल डाले उससे पूछा जो उनके सीने में दबकी हुई थी। वही कंची आंखों वाला जल्लाद। लोगों से तो एक ही हैंडल नहीं होता, मुझे दो दो नजर आ रहे हैं। दादू मैं क्या करूं? हानम ने डरते डरते कहा तो जावियार ने गुस्से से मुठियां भींची। ये दूसरी बार था जब उस लड़की ने उसे जल्लाद कहा। वो बख्शने वाला नहीं था उसे। जबकि अलमीर तो कहका लगाकर हंसा। जावियार को जल्लाद सुनते अभी थोड़ी देर पहले ही जायान ने उसे बताया कि ये जावियार भाई की सेक्रेटरी हैं और दादू की भी जान बचाई थी इन्होंने, इसलिए वो हनम को जान गया था। जबकि उसका कहका रुकते ना देख जावियार ने गर्दन घुमाते अलमीर को घूमा तो अलमीर ने बिना कह कहा रोके उसके मुंह अपने हाथों से मोड़कर सामने कर दिया। वो कहाँ डरता था उन आंखों से। शट अप, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? जावियार ने तेज आवाज में बोला तो हानम ने झट से आंखें खोलते दादू से बिना दूर हुए जावियार की तरफ देखा, लेकिन उसे अभी भी उसके बराबर में उसका हमशक्ल खड़ा नजर आ रहा था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, खूबसूरत मुस्कान। उसे जावियार से ज़्यादा उसका भूत अच्छा लगा। कितना प्यारा मुस्कुराता था ना वो। दादू ने जावियार के जुमले पर उसे घूरा और हानम को खुद से दूर किया। बेटा ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जावियार और अलमीर। दादू ने उसे बताया तो वो आंखें फाड़ कर उन्हें देखने लगी। जुड़वा? इतने जुड़वा दादू? उसने माथे पर बल डाले कन्फ्यूजन से कहा। बेटा इतने कहाँ हैं, गौर से देखो। अलमीर की आंखों का रंग स्याह है जबकि उसकी सुरमई है जावियार की। दादू ने नरमी से कहा। और हाँ, ज़्यादा गौर से देखोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ, अलमीर ने शोखी से कहा तो जावियार ने फिर अपनी गहरी सुरमई आंखें खौफ से घुमाई। क्या कम नौटंकी थे उसके घर वाले? क्या कम नौटंकी थे उसके घर वाले जो ये नमूनी भी यहाँ तशरीफ़ ले आए? जावियार ने खौफ से सोचा। अलमीर की बात पर हानम ने गौर से दोनों को देखा। वो दोनों वाकई बहुत हुस्न रखते थे अपने आप में। उन दोनों में से कौन ज़्यादा हैंडसम था कोई फ़र्क ना कर पाता। ये देखकर हानम ने सोचा, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। अभी भी वो गहरे शौक में थी। उस जल्लाद जैसे और लोग भी थे दुनिया में, एक कम था जो उसकी शक्ल में दूसरा भी अल्लाह ने भेज दिया। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई। ज़ुबान से बोलने की गलती नहीं की क्योंकि उसने जावियार के तासुरात देख लिए थे। जिसका बस नहीं चल रहा था उसे बाहर ले जाकर रोड पर खड़ा कर दे अभी के अभी। तो प्रीति हानम कैसी हो अब तुम? अलमीर ने मुस्कुराते करीब आकर पूछा तो वो थूक निकलते अलमीर को देखकर फिर से पीछे खड़े जावियार को देखने लगी जो उसी को देख रहा था। मैं ठीक हूँ और अब मुझे चलना चाहिए दादू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हानम कहते बुड़बुड़ाकर उठने लगी जब दादू ने उसका बाजू थामा। अरे बेटा रुको तो सही थोड़ी देर, इसे अपना ही घर समझो, दादू ने उसे प्यार से कहा तो वो मुस्कुराई। जबकि जावियार को तो अब पतंगे ही लग गए थे। कितनी आराम से दादू उस 2 टके की लड़की को ये घर उसका कह रही थी। क्या फजूलियात है दादू, आप किसी को भी सड़क से उठाकर घर में बिठा देती हैं। ये घर है हमारा, यतीम खाना नहीं है कोई। इन गरीबों को कुछ दे दिलाकर बात खत्म कर दिया करें वहीं पर। वैसे भी आपकी जान बचाकर इसने जो हम पर एहसान किया था तो वो इसको जॉब की ज़रूरत थी, उस सूरत में हमने उतार दिया। अब खत्म करें ये ड्रामे और सिकंदर हाउस से बाहर का रास्ता दिखाएं इसे जल्द से जल्द। जावियार मुंह पर सुनाता कमरे से जा चुका था जबकि वहां हर बैठे शख्स पर खामोशी तारी हो गई। हानम का चेहरा जलालत के मारे सुर्ख हुआ। वो तो उनकी मोहब्बत में यहाँ आ गई थी, लेकिन उस शख्स ने तो उसे गिरा पड़ा ही समझ लिया था। उसकी ज़ात को 2 कोड़ी का कहकर वो जा चुका था। जबकि दादू और जायान बेहद शर्मिंदा हुए थे जावियार के लफ्ज़ों पर और अलमीर भी खामोश खड़ा ये तमाशा देख रहा था। देखते ही देखते हानम की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो फौरन कंबल एक तरफ करते उठ खड़ी हुई थी खामोशी से। बेटा हानम, जावियार की बातों का बुरा नहीं मानो, वो थोड़ा सख्त मिजाज है। मैं उसकी तरफ से। दादू अभी इतना कहते हाथ जोड़ने ही लगी थी कि अलमीर भी चौंका और पेशानी पर बल सजा गया, लेकिन हानम ने उनके फौरन हाथ थाम लिए। कोई बात नहीं दादू, वो ठीक कह रहे हैं। मैं भी ना मुंह उठाकर आपके घर आ गई। वो तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे हर किसी से इतनी मोहब्बत नहीं जतानी चाहिए। कोई भी आपकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है ना। अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। वो मुश्किल मुंह से लफ्ज़ अदा करती वहाँ से चली गई। जबकि अब तो जायान की आंखें भी झिलमिला गई थीं। उसका भाई कितना रूप था उसे आज अंदाज़ा हुआ था। अलमीर ने भी संजीदा होते हानम को देखा था और दूर तक अलमीर की नज़रों ने उसका पीछा किया था। उसे जावियार की इतनी बदतमीज़ी की वजह समझ नहीं आई थी। वो भी पलटते अपने कमरे की तरफ चला गया जबकि दादू भी बिस्तर पर ढह गई थी। ये तूने अच्छा नहीं किया जावियार, तूने उस बच्ची का नहीं मेरा दिल तोड़ा है। दादू नम आंखों से बुड़बुड़ाते आंखें बंद कर गईं जबकि जायान भी अपने कमरे में चला गया था। वो सबके सामने आंसू रोक चुकी थी, लेकिन पोर्च में आते ही लड़ियों की सूरत आंसू बहने लगे। वो कैसे उसको इतना जलील कर सकता था? कोई किसी से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता था? उसने हाथों की पुछ से दोनों आंखों को साफ किया। वो गरीब थी क्या?
वो गरीब थी तो क्या कोई उसे कुछ भी कह देगा। ज़ावियार जो कॉफ़ी का कप लिए कमरे की बालकनी में आया था, उसकी नज़र पोर्च में खड़ी हानम पर पड़ी जो अपने आंसू साफ कर रही थी, बच्चों की तरह। ज़ावियार को लगता था उसने जो कहा बिल्कुल गलत नहीं कहा। इन गरीबों को औकात में रखना चाहिए और हानम जैसी बदतमीज़ को तो लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी था। ज़ावियार यही सब सोच रहा था, लेकिन अब हानम को इस तरह रोते देख वो एकदम संजीदा होते एक कदम मज़ीद बढ़ाता, हाथों को ग्रिल पर रख गया। उसकी गहरी सुरमई आंखें खामोश थीं, संजीदा थीं। उसे इस तरह रोते देख उसे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन ये सब वक्त ही था जब उसके जहन में दोबारा उसकी रोड पर बदतमीज़ी और ऑफिस में सबके सामने की गई बदतमीज़ी याद आई तो 2 मिनट में उसकी शर्मिंदगी ज़ाइल हुई। वो मगरूर नज़रों से उसे देखने लगा। जो किया उसने वो बिल्कुल ठीक किया था। हानम ने रोते रोते पलट कर एक नज़र पीछे देखा जहाँ कोई नहीं था। आंसू फिर आंखों में आ बसे थे। जब उसकी नज़र ऊपर बालकनी में खड़े ज़ावियार पर पड़ी जो हाथ में कॉफ़ी का कप था में मगरूर नज़रों से उसी को देख रहा था, हानम को बेतहाशा नफरत महसूस हुई थी उस मगरूर आदमी से। उसने फ़ौरन चेहरा मोड़ा और अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए और यहाँ कभी ना आने का तहैया किए निकलती चली गई थी वहाँ से। घर पहुँचते उसका मोबाइल बजा, जहाँ आयशा की कॉल थी। जी आयशा, उसने अपने आंसू साफ करते नॉर्मल आवाज़ में कहा। हानम, मुझे आपको ये बताना था कि आज आप और मैं भी इनवाइटेड हैं। सर को हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि आज शाम को आप भी तैयार रहिएगा। आयशा के बताने पर उसने अपने दुखते सर पर हाथ रखा। जी ठीक है। हानम ने कॉल रखी। आज इस शख्स की शक्ल वो हरगिज़ नहीं देखना चाहती थी, लेकिन ना जाकर भी कोई मौका नहीं देना चाहती थी। आज शाम यारम के लिए भी बहुत बड़ी शाम थी। ये सोचकर उसने खुद को मजबूत किया और उठकर खड़ी हुई। जाना तो था ही। पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जहाँ जहाँ बिज़नेस की दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी। मीडिया रिपोर्टर सब मौजूद थे। जहाँ मुख्तलिफ मशहूर बिजनेसमैन के इंटरव्यू लिए जा रहे थे। जब एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र आकर रुकी, वहाँ के गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो यारम सुल्तान गौरी ने अपना कदम बाहर जमाया। मीडिया के लोग जो यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन इकबाल रऊफ़ का इंटरव्यू ले रहे थे, उसे छोड़कर यारम सुल्तान की तरफ भागे, जो 6 फुट से निकलते अपने कद के साथ ब्लैक टक्सडो पहने हुए बाहर की तरफ आया था। बाल जल से सेट करने के बावजूद खूबसूरती से माथे पर गिर रहे थे। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। नीली आंखें मगरूर नहीं थी, लेकिन बहुत पुरएतमाद थी, जैसे जानता हो कि हमेशा की तरह इस बार भी फतह उसी के हिस्से में आएगी। मजबूत जिमिंग करके बनाई गई जसामत और उसकी थोड़ी हैवी बियर उसे बहुत हसीन मर्द बता रही थी, जबकि आंखों की पुरस्कारियत उस वक्त रोब और दबदबा रखती थी। आसपास खड़ी लड़कियां दिल थाम कर उसे देख रही थीं, जो निहायत खूबसूरत नकूश के साथ एक पुरवजाहत मर्द था। उसकी शख्सियत की पुरस्कारियत लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जो करती थी, जिसे नज़रअंदाज करते वो मजबूत कदम उठाता आगे की तरफ बढ़ाता, जबकि उसके बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते उसे आवाम और मीडिया से प्रोटेक्ट करने लगे। उसने हाथ उठाते बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो वो थम गए। वो आगे बढ़ा तो पलक झपकते तमाम रिपोर्टर्स उसके पास माइक लिए आन खड़े हुए। मिस्टर यारम सुल्तान, क्या लगता है आपको, क्या हर बार की तरह इस बार भी आप ही नंबर 1 होंगे या फिर इस बार कोई और बाजी? रिपोर्टर अभी बोल ही रही थी जब यारम ने उसकी बात काटी। तामंदी यारम के मुकद्दर में लिख दी गई है। मेरा रब पर पूरा भरोसा है, इसलिए फिर अगर और काश वाले अल्फाज आइंदा मेरे सामने मत जोड़िएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वो एतमाद के साथ जवाब देता आगे बढ़ गया, जबकि लोग उसके जवाब से बेहद मुतासिर हुए। उसने जब से बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था वो हमेशा नंबर 1 पर रहा था। अपनी जहानत और पूरे एतमादी के साथ उसने ये मकाम हासिल किया था। वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ था। ये सब उसकी दिन रात की मेहनत का नतीजा था। वो चाहता था वो एक नाम जिससे ये दुनिया उसे पहचाने। वो देखना चाहता था कैसे लोग उस पैसे से और उस शोहरत के आगे बिकते थे और कैसे लोग अपनी इज्जत नफ्स को, अपनी गैरत को उस पैसे के आगे बिछा देते थे। और अब वो उस मकाम पर था कि वो सब जान गया था कि पैसे की ताकत से वो आशना हो गया था। वो मीडिया को क्रॉस करता अंदर बढ़ गया जब पीछे शोर की आवाज़ गूंजी। उसने पलट कर ना देखा और आगे बढ़ गया
ओ माय गॉड, अरीशा असफंदराना, कुछ रिपोर्टर्स कहते उसकी तरफ लपके जो अपनी कार से एक अदा के साथ निकली थी, ब्लैक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहने जिसकी बैक आधी गायब थी और उसकी बरहना कमर की झलक उसके बालों के पीछे से छलक रही थी, जबकि आस्तीनें पूरी थी। पैरों में खूबसूरत सी ब्लैक हील पहने वो एक अदा से बाहर निकली। जब उसके गार्ड्स ने चारों तरफ से उसे प्रोटेक्ट किया, वो मगरूराना चाल चलती एक अदा के साथ आगे बढ़ी। लोगों से मुखातिब होना उसने ज़रूरी नहीं समझा था। उसने इवेंट में कदम रखा तो वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे। लोगों की चकाचौंध हर जगह थी। वो आगे बढ़ी एक अदा के साथ। जब वहाँ के इवेंट मैनेजर ने उसे इज्जत के साथ बात करने के लिए उसके लिए आगे कदम बढ़ाए, अरीशा राणा जो हर अंदाज से पूरे तमाद अंदाज में चल रही थी, अचानक उसकी हील मुड़ी और इतने लोगों की मौजूदगी में नीचे गिरती कि फ़ौरन से किसी ने उसके पेट के गिर्द अपना मजबूत हाथ रखते उसे गिरने से थामा। और वहाँ मौजूद हर शख्स आपस में बातों में लगा था। मीडिया, लोग, तमाम अफराद, वो सब अरीशा के लड़खड़ाने पर मुतवज्जो हुए। लेकिन जब उसे किसी ने थामा तो अचानक मीडिया तस्वीरें बनाने लगा। अरीशा सांस रोके झुकी हुई थी, उसकी आंखें साकित हुई थी। एक खूबसूरत कैलोन की खुशबू उसकी सांसों में घुली थी, जिसे अरीशा ने गहरी सांस भरते महसूस किया। लेकिन फिर आंखें खोलते ही होश की दुनिया में लौटी। उसने सुकून का सांस भरा कि इतने लोगों में वो गिरी नहीं। लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा है, फ़ौरन उठ खड़ी हुई। इतनी हिम्मत किसने की थी अरीशा को इस तरह से छूने की? यारम जो सामने से कॉल पर बात करता आ रहा था, उसका दिमाग बात करने वाले की तरफ मुतवज्जो हुआ। लेकिन जब अचानक अपने बराबर से गुजरते हल्की सी चीख सुनी तो लड़खड़ाते वजूद को बचाने के लिए अपना एक हाथ का इस्तेमाल किया और उसके पेट के गिर्द गिराते गुजारते हुए उसे बचा लिया, जबकि दूसरा हाथ उसके कान के करीब फ़ोन पकड़े हुए था। वो माथे पर 2 बल डाले उस वजूद को देख रहा था जो उसके हाथ पर झुकी थी, जबकि पीछे से उसकी बरहना कमर देखते यारम ने अपनी नज़रों का जाविया बदलते उसे खड़े होते झटके से नागवारी के साथ उसके पेट से अपना हाथ खींचा था। अरीशा ने लड़खड़ाते गुस्से से नज़र उठाकर देखा तो उसने 2 कदम दूर वो हसीन मर्द माथे पर बल डाले खड़ा हुआ था, जिसकी पेशानी पर हल्के से बाल आ रहे थे। उसकी गहरी नीली आंखों में अरीशा की सुनहरी आंखें टकराईं तो अरीशा की आंखों ने पलटने से इनकार कर दिया और फिर नज़र हल्के से नीचे सरकी तो उसकी गहरी घनी दाढ़ी पर अरीशा की सांसें अटकी। फिर दिल की ख्वाहिश पर नज़र थोड़ी नीचे गई तो गले से उभरती हड्डी पर अरीशा को लगा कि उसकी धड़कनें रुक गई हों। उसके सुनहरी रंग की आंखें सिर्फ यारम सुल्तान गौरी का तवाफ कर रही थी। अरीशा ने नज़र फिर से उठाकर उसकी आंखों में देखा, जिसके चेहरे पर नागवारियत और झुंझलाहट थी, जबकि उसके बरक्स अरीशा राणा के खूबसूरत चेहरे पर कोई तासुर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था यह अरीशा राणा से बेहतर कोई नहीं जानता था। अरीशा का मबहूत होना यारम ने महसूस ज़रूर किया था, लेकिन उसके वजूद को देखकर यारम ने पल भर में अपनी नज़र पलटी थी और हाथ से फ़ोन थामे वो सीधा चला गया। वो जा चुका था, लेकिन अरीशा राणा की नज़रें उसकी पुष्ट पर जमी रहीं जब तक वो वहाँ से ओझल ना हुआ। अरीशा ने साकित नज़रों से गहरी सांस भरी, जबकि आंखें अब तक ना झपकी थीं। अब वो खुशबू कहीं नहीं थी। वो जा चुका था। कौन था वो, क्या था, वो नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आंखें। अरीशा ने पलकें झपकते फिर गहरी सांस ली। मैडम आप ठीक हैं? उसके असिस्टेंट ने आकर उसे होश दिलाया। हाँ ठीक हूँ, अरीशा ने कोई कोई लहजे में कहा, जबकि तासुर उसके चेहरे पर अब भी कोई नहीं था। उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। वो एक मजबूत आसाब की लड़की थी, लेकिन अभी उसे ये क्या हुआ था वो जान नहीं सकी। सर झटकते फिर मजबूत कदम उठाते उसे वहाँ के मैनेजर अपने साथ ले जाते एक मखसूस जगह पर बिठा गए, जहाँ वो खामोशी से पूरे तमादी के साथ बैठी थी, जबकि सारे रिपोर्टर्स को आराम से पीछे बिठा दिया गया था। नज़ारा कुछ यूँ था कि बीच में एक चौड़ाई के साथ रैंप नुमा स्टेज बनाया गया था, जबकि चारों तरफ लोग बैठे थे। वही रैंप के दाएं तरफ अरीशा बड़े शान से बैठी थी। वो चारों तरफ नज़रें दौड़ा रही थी। उसकी नज़रें जैसे लाइल्मी के संग ढूंढ रही थी। उससे उसका दिल और दिमाग दोनों ना वाकिफ थे। यारम काफ़ी देर से कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों से बात कर रहा था, जबकि हर थोड़ी देर में वो घड़ी की तरफ भी देखता था। वो ज़ावियार का इंतज़ार कर रहा था, जो दादोर वजाहत साहब के साथ आने वाला था। अब तक नहीं पहुंचा था, जबकि सना बेगम भी शाम से ज़ावियार के घर थी। वो सब साथ आने वाले थे। यारम किसी ज़रूरी काम से डायरेक्ट फंक्शन में आया था और अब सबका इंतज़ार करते वो बार बार घड़ी देख रहा था, जब सामने से ही वो सब उसे आते नजर आए। ज़ावियार डार्क ब्लू टैक्सीडो में बहुत खूबसूरत और हैंडसम लग रहा था, जबकि यारम की आंखें तो उसके जुड़वा भाई को देखकर शॉक्ड हुई, जो खुद भी शान से मुस्कुराता ग्रे पैंट शर्ट में चला आ रहा था।
था और यारम के एक्सप्रेशन पर दांत निकाल रहा था। वो क्यों ना आता भला, कभी ये फंक्शन उसके बगैर उन दोनों ने अटेंड किया था जो अब वो करने देता उन्हें। वो सब जैसे ही उस तक पहुंचे, यारम ने सबसे पहले दादो के सामने सर झुकाया जो उसका माथा चूम गई। फिर वजाहत साहब के गले लगा जिन्होंने उसे सख्ती से खुद से बगलगीर किया था। कैसे हो नौजवान, मुझे यकीन है इस साल भी जीत मेरे बेटों के नाम लिखी गई है। वजाहत साहब ने एक हाथ यारम के कंधे पर रखा जबकि दूसरा हाथ उन्होंने ज़ावियार के कंधे पर रखते फ़ख्र से कहा था। तो वो दोनों भी शान से मुस्कुराए। इंशाल्लाह बाबा, मुझे भी यकीन है, ज़ावियार ने सर उठाए मगरूर लहजे में कहा जबकि वहाँ खड़े सब लोग मुस्कुराए और यारम ने भी सना बेगम को हिसार में लेते उनके सर पर होंठ रखे जो खुद भी नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। यारम की नज़र अलमीर पर पड़ी जो उसे देख कम घूर ज़्यादा रहा था। यारम ने एक आईब्रो उठाते उसे देखा तो वो आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। ऐसे घूरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें आना ही था, इसलिए मैं ज़्यादा शॉक नहीं हुआ, मुझे पता था तुम आओगे। यारम एक साइड से मुस्कुराता हुआ बोला तो अलमीर का कहका गूंजा। ये सब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे रिएक्शन से अंदाज़ा हो गया था। अलमीर के कहने पर यारम 2 लम्हे उसे घूरता रहा, फिर मुस्कुराता उसके गले लगा। अगर तू ना होता तो तुझे बताता। यारम ने उसके कंधे पर मुक्का जड़ा तो वो भी मुस्कुराता उससे दूर हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता बड़ी। अलमीर ने उसके हाथों से हाथ मिलाया तो ज़ावियार भी ये देखकर मुस्कुराया।